बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और जनाब हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। आज हमारे साथ जो हमें ज्वाइन करें डॉक्टर आसिफ महमूद हैं, जो कि एजुकेशन पे बात करेंगे कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है और उसमें बेहतरी क्या हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर आसिफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी डॉक्टर आसिफ, आपका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं आप। जी जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान में क्या एजुकेशन सिस्टम किस तरह का चल रहा है, अभी क्योंकि तकरीब कोविड के जो इफेक्ट्स हैं वो बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कुछ अर्सा पहले तो ये था कि कुछ जो इंस्टीट्यूट थे वो ऑनलाइन पे थे, कुछ फेस टू फेस एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन ये जो सेकंड लहर आई है कोविड-19 की, उससे थोड़ा सा फिर वो रूटीन दोबारा से जो है डिस्टर्ब हुई है। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि उनके मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी मिलते जुलते रुझान हैं, कुछ खुश हैं कुछ नहीं खुश। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं सोशली और साइकोमेट्रिक वो यही है कि अगर बच्चे बन के सोचा जाए तो फिर तो बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ कि स्कूल बंद हो जाएंगे, हम घर पे रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी बिल्कुल, साइड पे बच्चे तो सोचा ये चाहते हैं कि स्कूल हमेशा के लिए बंद हो बंद हो जाए। जाए, उन्हीं की भी यही ख्वाहिश है। और अगर हम भी अपने चाइल्डहुड में बल्कि चले मुझे तो लगता है बहुत से बच्चों की दुआ रंग ले आई है। जी ऐसे ही होगा। और अगर हमें भी उस अपने चाइल्डहुड में ले जाएं तो हम भी यही सोचेंगे कि शायद आप स्कूल ना खोलें। लेकिन दूसरी बात ये भी कि कुछ बच्चे जो है ना ऑनलाइन सिस्टम से भी फेड अप हो गए। तो एक अच्छा। रूटीन वाला सिस्टम में रह रह कर वो और स्क्रीन के आगे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने जैसे कहा कि सर्दियों के अंदर ऑनलाइन सिस्टम हो, आपने बेशक बेड पे बैठ के क्लास लेनी हो या आपने स्कूल में जाके क्लास लेनी, मुश्किल होता है सर्दियों में। लेकिन ये है कि वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस ऑनलाइन सिस्टम में जाने से जो बच्चे 10 इयर्स के, 5 इयर्स के या 4 इयर्स के हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल। तो साथ में वालिदैन की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। तो वो फैमिलीज जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं या दोनों मियाँ बीवी वर्किंग पे जाती हैं सुबह सुबह, और उन्होंने अब वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने टाइम निकालना है, ऑफिस के बिल्कुल, लिए बच्चों टाइम के साथ निकालना है। ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल बैठना ऐसे ही पड़ता है। है। तो एक तो वालिदैन के ऊपर, वो वालिदैन जो वर्किंग है उनके ऊपर भी बड़ा उनके ऊपर मुश्किल, डबल बर्डन आ गया ना, बिल्कुल बर्डन बड़ा हो क्योंकि जाता पहले बच्चों को स्कूल में भिजवाया जाता था, है। वहाँ पे जी टीचर्स की जिम्मेदारी होती थी। अब हाँ। पेरेंट्स को बकायदा जो है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ जी बैठना बिल्कुल। पड़ता है। और हाउस वाइफ जो हैं वो, अगर वो तो हफ्ता और इतवार को बर्दाश्त नहीं करते थे, बच्चों को कहते थे कि ये उनको तंग करते थे, जारी बिल्कुल। बात है और उनको एक टाइम मिलता था हाउस वाइफ को अपने घर का काम करने के लिए, दूसरे काम करने के लिए। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मेरे ख्याल में। बच्चों आ- के लिए भी मुश्किलात हैं, मुश्किल हो पेरेंट्स के जाएगा। लिए भी मुश्किलात लेकिन हैं। इंशाल्लाह होप है कि ऑनलाइन सिस्टम पे ये कुछ ज़्यादा अरसा ना चले, ये कोविड की ये लहर जो सेकंड लहर है, इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अल्लाह का ताला का भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई ख़ास करम हो कि दुनिया जो है ना इससे निकले, और हमारे बच्चे जो हैं ना वो एक स्कूल वाली खुशी की बजाय ये खुशी मनाना शुरू कर दें कि हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, हम स्कूल में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ेंगे भी सही। तो आई थिंक इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से आपने भी फील किया होगा कि थोड़ा सा वो फीलिंग आ रही है मार्च वाली, बिल्कुल। मार्च 2020 की फीलिंग आ रही है। तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन टीचर्स के लिए भी ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट होता है ना एजुकेशन पे, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ का या नर्सरी लेवल का या मिड लेवल का, जो हमारा प्राइमरी लेवल है या मिड लेवल है, उसमें भी टीचर्स की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होता है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरी बात है जो इंट्यूशन का मसला होता है, जो लर्निंग प्रोसेस का मसला होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। फिर हमारे देहात के अंदर हमारे इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आपने देखा कि इस्लामाबाद, इवन दैट इस्लामाबाद जैसे शहर में जो बिल्कुल। है, जो पिछले दिनों में कोई इंटरनेट का इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा बिल्कुल, था। अभी भी बल्कि इस्लामाबाद जैसे सिटी में हाँ भी ये मसला है कि कभी गैस कम हो जाती है, हाँ, कभी बिजली ये भी चली है जाती है, कभी इंटरनेट में मसला आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो कबायली इलाके हैं, जो इस तरह से रूरल एरियाज़ हैं जी जी जहाँ जी पर तालीम का पहले ही फुकदान है, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बने हुए, जी जी। वहाँ पर तो तालीमी निज़ाम बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, स्पेशली कोविड में। बहुत क्योंकि बहुत अगर हमारे शहरों में अगर डेवलपमेंट एरियाज में ये हाल है, तो फिर जो कबायली इलाके हैं वो तो बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। बहुत। तो मुझे आप ये बताएं कि उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो एरियाज हैं उनमें किस तरह से जो है हम तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक उनमें एक तो देखे ना, अगर वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज हुआ तो उसको ज़ाहिर बात है कि पीटी को एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि उसको अपग्रेड करे।
और वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की। कम से कम उन्होंने पे देकर या मोबाइल डाटा के ज़रिए ही अपने उसको ऑनलाइन क्लास को लेना है। तो पीटीओ को चाहिए कि वो गवर्नमेंट्स को साथ मिलकर और सोसाइटी को साथ मिलकर वो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज को अच्छा करना चाहिए। दूसरा, अगर नामुनासिब हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी देना मुश्किल होती है, जैसे हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी हमारी जो पाक फोर्सेज हैं वो कुछ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, वहाँ पे इतनी जल्दी इंस्टॉलेशन करना, दूसरे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे एक दो स्टूडेंट थे जो कि मालाकंड डिवीज़न से या वज़ीरिस्तान के इलाके से थे, लेकिन उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन वो एक अच्छी तरह मैं जानता हूँ, एक स्टूडेंट था, वो तकरीबन 3 किलोमीटर चोटी पे चढ़ता था। अच्छा। मालाकंड का स्टूडेंट, अगर आप कहेंगे मैंने उसका नाम भी ले सकता हूँ, तो वो 3 किलोमीटर चोटी पे चढ़कर क्लास लेता था और वहाँ पे सिग्नल आते थे और फिर वो घर आता था। यानी कि मेरी क्लास स्टार्ट होती थी आई थिंक 5:30 बजे शाम को, तो वो कहता था कि सारी मुझे तो मुश्किल, अगर सुबह हो तो फिर तो मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं चला जाऊँ ऊपर। तो फिर उसके साथ मैं व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट रहता था ताकि उसको इजी हो, उसको नोट्स में दे दिए, उसको रेफरेंस मटेरियल दे दिया। तो ये एक मैं आपको एक अपनी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं। जी जी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर मोइज, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। और जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक ना, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं आजकल, किस तरह के मसाइल ख़वातीन, बेटियां, बहनें ऐसी हैं जिनको कहा जाता है कि घर में ही तालीम हासिल कर लो, तुम्हारा घर से ही दाखिला करवा देते हैं और तुम जो है ना घर बैठ के ही जो है ना एग्ज़ाम्स दे देना, घर बैठ के बस तुमने तालीम हासिल करनी है। तो मुझे ये बताएं कि ये वाला जो सिस्टम है, क्या ये फ़ायदेमंद है? क्या इसमें कोई फ़ायदा है या आप इसमें क्या ड्रॉबैक्स देखते हैं इस तरह के सिस्टम में कि जो लोग घर में बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं उनका दाखिला ही नहीं करवाया जाता? और ये काफ़ी सारा ये जो सिस्टम है ये मैट्रिक तक भी चलता है कि जब मैट्रिक एग्ज़ाम आते हैं तो उनको एग्ज़ाम्स देने के लिए भेज दिया जाता है और तालीम घर में ही हासिल की जाती है, जो भी उनका सोर्स होता है। ये इसमें सही कह रही हैं आप। इसमें सोच, एक तो सोच का हो सकता है कि उनकी सोच ऐसी हो कि वो उनको बच्चियों को ना जाने दें, बाहर ना जाए। दूसरा ये हो सकता है कि उनके अंदर मुआशी जो है कमज़ोरी भी हो सकती है कि वो अफोर्ड ना कर सकते हों कुछ वालदैन। लेकिन ऐसा केस बहुत कम है कि जो ऐसे वालदैन जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अफोर्ड ना कर सकते हो, इसलिए वो कहते हैं कि हम जो है मुवासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए इनको तालीम दिलवा देते हैं। तो वो तो एक जेन्युइन मसला है। दूसरा आ जाता है सोच का। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बच्चियों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अब वक्त ये आ गया है, मैंने आपको बात बताता हूँ कि हम ज़्यादा जो मर्द डोमिनेंट जो सोसाइटी होती है, और हमारी सोसाइटी है भी मर्द डोमिनेंट सोसाइटी है। हम कहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो फैमिली की जो औरतें हैं, उनको मर्द डॉक्टर ट्रीट करें। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उनको अच्छी हायर एजुकेशन नहीं दिलवाएंगे, तो उनका इलाज, एक औरत का इलाज एक औरत कैसे करेगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने तो पहले ये एक सोच का लॉजिकली, हमारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जो पेशेंट है ना, फीमेल पेशेंट है, वो फीमेल डॉक्टर को ही चेक करवाए। यस, ऐसे तो ही वो जो फीमेल डॉक्टर है वो उसको भी तो किसी ने डॉक्टर बनाया है ना, और वो भी तो उसका भी तो कोई फादर है ना जिसने अपनी बेटी को इतनी तालीम दिलवा के जो है डॉक्टर बनाया है। बिल्कुल। तो शाऊर खवातीन को लाजमी देना चाहिए और किसी भी मुल्क का जो तालीमी सिस्टम है वो उसकी तरक्की को जो है शो करता है, बताता है कि ये मुल्क कितनी तरक्की करेगा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बताता है। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसका टाइम हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, बेरोज़गारी, हमारी मौशी कंडीशन पाकिस्तान की इस वक्त काफ़ी वर्स जा रही है और क्योंकि 1 साल से कोरोना के ज़ेर असर है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे हमारे लोग थे, नौजवान नस्ल थी, वो बेरोज़गार हो गई, इकॉनमी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सरायत कर गया, अंडर डिप्रेशन है, मायूस है हमारी जनरेशन। मुझे ये बताएं आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, हम किस तरह से उनकी सोच को मुस्बत कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरह से उस रुझान की तरफ ले जा सकते हैं कि बेटरमेंट हो सकती है, उम्मीद रखनी चाहिए? जी, एक तो मैम इसमें ये है कि हमारी जो यूथ है, तकरीबन हमारी जो मोर देन
50 to 60% पॉपुलेशन है वो हमारी यूथ है, और जिसकी एज जो है वो तकरीबन 30 ईयर्स से कम है। तो एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरा ये है कि तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आला अदारों में तालीम दे रहे हैं और अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनकी तरबियत का भी बंदोबस्त करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, टीचर्स को भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि बच्चों को के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ और मुस्बत रुझानात की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें अगर जब तक आप पेरेंट्स का भी वहाँ पे रोल बनता है, टीचर्स का भी रोल बनता है, सोसाइटी का भी रोल बनता है कि वो यूथ के लिए एक कुछ ऐसी सरगर्मियाँ स्टार्ट करे लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और जहाँ तक टीचर्स ज़रात का ताल्लुक है कि वो तालीम देने के प्रोफेशनल तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करें। जैसे कि बिज़नेस ग्रेजुएट हैं या हमारे पास सोशल साइंसेस ग्रेजुएट्स हैं, उनको इस तरफ बताना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अपना स्टार्टअप लें, अपनी कोई ऐसी क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आएँ अपने काम के अंदर, ताकि मुल्क का और कौम का भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। हमारी अभी तक वही सोच है कि जी हमें सरकारी नौकरी हमारे पास होनी चाहिए, और हम अभी तक उसी के पीछे पड़े हैं कि हमारी जो वालिदैन है वो भी यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे पुत्र नू जड़ा ना सरकारी नौकरी दें। वो जो बात है ना, ये हमें इस बात से निकलना पड़ेगा। 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से, 50,000 से आप छोटा सा काम स्टार्ट करें। उस काम के अंदर आप दिल से काम करें, आप साथ साथ तालीम भी हासिल करें, अपना कोई छोटा सा सेटअप भी स्टार्ट करें, और अगर उस एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते रहें। हम इतने ज़्यादा वो लेते हैं अपनी गैजेट्स खरीदने पे, चीज़ों पे होते आसिफ हैं। साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हमारी जो यूथ है अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, अपना काम स्टार्ट करना चाहती है, तो उनके लिए आप कोई हेल्पफुल टिप्स बताइए। और जी अगर मैं बात करूं पॉजिटिव रहने की, मुस्बत सोच की, तो सबसे ज़्यादा उसमें पेरेंट्स का किरदार होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग्स में रहें, उनको एनकरेज करें। उनको आपके एनकरेजमेंट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप ऑल द टाइम नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, हमने सोचा था तुम ये बनोगे, हमने सोचा था वो बनोगे, इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती हैं आपके बच्चे को। और आप ये देखें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में, उसमें उसको इनकरेज करें ताकि उसके तरक्की के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों और वो इंटरेस्ट से काम करे। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल टाइम हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लेटेस्ट नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर आए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर यहाँ तालीम दी जाए। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में किस टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमारे रूरल एरिया में कम से कम जो है जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इवन दैट प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे यहाँ आईटी का जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, लैब्स नहीं, आईटी लैब्स नहीं है। इवन दैट जो आपने अभी देखा होगा कि जो आया है कि लैपटॉप्स की जो प्राइसेस हैं वो हाई चली हैं, जिसमें एक गरीब जो पेरेंट्स हैं उनकी ख़रीदो से जो है पहुंच से दूर चली गई है ये चीज़। तो इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर और आईटी से इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है, जो कि आपके एजुकेशन के अंदर रोल प्ले कर रही हैं जो इक्विपमेंट, उनके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंपोर्ट्स की जो मद में उनके ऊपर जो चार्जेस हैं या ड्यूटीज़ हैं उनको कम किया जाए, या अपनी मुल्क के अंदर ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जाए कंपनीज़ को, ताकि इस चीज़ से जो आपके गैजेट्स हैं, कुछ चीज़ हैं आईटी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, उनकी दस्तयाबी जो है वो आसान हो और पहुंच तक हो, ताकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब लोग हैं वो उनको आसानी से ख़रीद सकें। और पहले आपने क्वेश्चन किया था कि नौजवानों को आप क्या टिप्स देंगे कि ताकि वो अपनी बिजनेस डेवलपमेंट कर सकें, बिजनेस डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा, इसमें आया इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो मैं रिकमेंड बात करूँगा वो ये है कि आप अपने जज्बात के बहाव में ना बह जाइए, वरना आप विक्टिमाइज हो जाएंगे। और मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स का, बहुत सारी बिजनेस का बजाते खुद विक्टिमाइज हो चुका हूँ। अच्छा, जज्बात में मत आएं, क्योंकि आपने जज्बाती फैसला कर लेते हैं कि जी ये चीज़ है, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, और किसी ने भी आइडिया दिया तो बस आपने कहा मैंने ये बिजनेस कर लिया। तो आप इस तरह के बिजनेस और इस तरह की प्रोडक्ट्स के जो आपके जहन में है आइडियाज़ हैं, वो उसके विक्टिमाइज हो जाएंगे।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि तो जज्बात से आपने फैसला नहीं करना, इसके ऊपर मार्केटिंग रिसर्च करना ज़रूरी है, उसकी डिमांड को लेना, लोगों के अंदर जो है उनसे पूछना और उसके ऊपर फिर फैसला करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, टाइम देना पड़ता है। मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दूसरों को देखकर जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट मत करें कि जी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका उसने फला बिजनेस शुरू किया, वो तो जी बड़ा चमका, हाँ रात बरात वो बड़ा अमीर हो गया, तो मैं भी ये बिजनेस करूंगा। और तीसरी बात जो ये है कि हम ये करते हैं कि जो बिजनेस हमने करना होता है ना उसकी हमें उसके फंडामेंटल का भी पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने फर्नीचर का काम स्टार्ट करना है, कम से कम आप फर्नीचर की वर्कशॉप में कुछ अर्सा काम करें, वहां पे एज ए वर्कर काम करें, या आपने एक्सपीरियंस ले काम, या आपने होटल कोई स्टार्ट करना, छोटा सा ढाबा ही स्टार्ट करना है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस खुद भी होना चाहिए उस काम का। आपने वहां पे काम किया हो, उसका मैकेनिज्म समझती हूँ, उसका सिस्टम समझती हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट। हमारी यूथ जो है ना जज्बाती है थोड़ी सी, और मिनहसल कौम जज्बाती भी है और सब शॉर्टकट से अमीर होना शॉर्टकट चाहते भी हैं। है। तो अगर आप शॉर्टकट करेंगे और जज्बाती होंगे तो विक्टिमाइज हो जाएंगे। तो ये ना हो कि अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर आप कहते हैं कि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ ये साथ हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो जज्बाती फैसला करते हैं। आपने एक सोचना है, मार्केट रिसर्च करनी है, फिर आपने अगर आपके पास सरमाया नहीं है आपने पार्टनर सोचना है। अगर पार्टनर नहीं मिल रहा तो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एंजल फाइनेंसिंग, यानी कि पेरेंट्स से पैसा ले लेना, मदर से पैसा ले लेना, भाई से ले लेना, दोस्तों से लेना, एंजल फाइनेंसिंग कर लें। अगर कोई एंजल फाइनेंसिंग भी नहीं कर रहा है, इस दौर में कोई नहीं देता पैसे, तो आप पार्टनर ढूंढें। सबसे तो बड़ा इशू फाइनेंस का है कि आपने अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फाइनेंशियली जो है थोड़ा बहुत स्टेबल होना चाहिए, फिर ही आप कुछ आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हमारे साथ डॉक्टर मोइज मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं और स्पेशली खवातीन, उनको सर्दियों में फट्टों का खिंचाव होता है, शोल्डर्स में पेन निकल आता है और यही कहा जाता है कि ये जिस्मानी कमजोरी है। तो मुझे पहले ये बताएं कि उनके लिए डाइट आप कौन सी रिकमेंड करेंगे, कि उनको क्या खाना चाहिए जिससे कि उनको शोल्डर्स में पेन ना हो, और दूसरा मुझे ये बताएं कि फिजियोथेरेपी हमारे नाजरीन को सबसे बेहतर मैसेज तो यही है इस कोविड के में कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, अपने बच्चों से प्यार करें और अपने इर्द गिर्द हैं उन लोगों से प्यार करें। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को कभी ये मत कहें कि जो फलाने का बच्चा है वो तुमसे बेहतर है, उसमें वो एहसास कमती का शिकार होते हैं। बल्कि अगर उनमें कोई है, ऐसी बात है कि कोई कमी है उनके अंदर, तो उनको अप्रिशिएट करें और उनकी हौसला अफजाई करें। आप देखेंगे कि वो आपका जो बच्चा है वो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट शो करेगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप कंपेयर करके जब आप अपने बच्चे को डिप्रेस करना शुरू करते हैं तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं जो हैं वो गुम हो जाती हैं। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो आप उसकी क्वालिटी को लेके जो है उसको पॉजिटिव लेके चलें और उसको इनकरेज करें कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। और जी डॉक्टर मोइज, मुझे बताइए कि आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि डोंट चैलेंज योर पेन। पेन को चैलेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये इसको मसला बढ़ाएगा, एक काम नहीं करेगा। और साथ साथ जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड के होते हुए अपने आप को इनएक्टिव ना रखें। इनएक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, इनएक्टिविटी से मसले बढ़ते हैं, कम नहीं होंगे। अपने आप को एटलीस्ट थोड़ी माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप बिल्कुल अपने आप को घरों में बिल्कुल बंद ना बिल्कुल करना है। उसको कन्फाइन ना करें, अपने आप को घर के अंदर बंद भी ना करें। आप बाहर एटलीस्ट थोड़ा सा वॉक कर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। अपने घर के लॉन में आप वॉक कर लें, लॉन नहीं है छत पे आप थोड़ी सी वॉक कर लें, बट इट डजेंट मैटर।